सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। एलएसी विवाद पर आज फिर भारत चीन में बातचीत होने जा रही है। अब से ठीक आधे घंटे के बाद सुबह 10:30 बजे कोर कमांडर लेवल की बैठक होने जा रही है। कोर कमांडर स्तर की तीसरे दौर की बातचीत होगी। भारत के चुशूल सेक्टर में यह बातचीत होनी है। एलएसी पर विवाद की जगह पर बातचीत होगी। तीसरे दौर की इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। चीनी सेना की ओर से तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांड के कमांडर शरीक होंगे। अभी की बड़ी खबर है, हमने की है बड़ी तैयारी। एलएसी से लेकर के चुशूल तक, पूर्वी लद्दाख से लेकर के गलवान, पेंगोंग, हर जगह का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हर जगह की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। सुबह 10:30 बजे यानी अब से ठीक आधे घंटे के बाद तीसरे दौर की बातचीत होगी भारत और चीन के बीच में। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, चुशूल में क्या चीन पर त्रिशूल चलेगा? पहले बात, फिर प्रतिघात और फिर से बात। चुशूल का एजेंडा क्या है? चीन का एजेंडा क्या है? चीन को किस तरह से नाको चने चबाने पर हमने मजबूर किया है? एलएसी विवाद पर आज फिर से बातचीत करने जा रहे हैं भारत चीन। दोनों देशों की एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश होगी, डी एस्केलेट करने की कोशिश होगी, डिसएंगेजमेंट की कोशिश होगी। कोर कमांडर स्तर की तीसरे दौर की यह बातचीत है। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि मैं क्यों ये कह रहा हूं कि चुशूल में चीन पर त्रिशूल चलने वाला है। इसके पीछे की भी एक वजह है। अब आप समझे हमारे इन्फोग्राफिक के जरिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ में जुड़ने जा रहा है। क्योंकि कमांडर लेवल की ये बातचीत होने जा रही है, तीसरे दौर की ये बातचीत है। 6 जून को बातचीत हुई थी। 6 जून के बाद फिर 15 जून में गलवान में क्या हुआ, ये शायद दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। गलवान में झड़प हुई थी भारत चीन के बीच में। सरहद पर तनातनी के बीच आज फिर से मीटिंग होने जा रही है और ये तीसरे दौर की बातचीत है। इससे पहले की जो 2 बातचीत थी, ये मोल्डो में हुई थी। मोल्डो का मतलब यह है कि चीन ने आमंत्रित किया था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस बार भारत ने इनविटेशन दिया है और अपनी सरजमी पर दिया है, यानी लद्दाख के चुशूल में यह बातचीत होने जा रही है। हर एक मिनट का काउंटडाउन हमारे पास में है, पल पल का अपडेट हमारे पास में है। हर छोटी बड़ी खबर जो भी चुशूल से निकल करके आ रही है, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह नेतृत्व करेंगे भारत की ओर से, और लियू लिन चाइना की ओर से रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उन्हीं की लीडरशिप में यह बात होने जा रही है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि क्या चुशूल में चीन पर त्रिशूल चलेगा? और चीन पर त्रिशूल का मतलब यह है, जो अप्रैल और मई की सिचुएशन थी, यानी जो अप्रैल और मई का स्टेटस को था, क्या वहां तक फिर से लेकर के जाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि चीन असल में क्या करता है। इससे पहले कि हम अपने पैनल के साथ में जुड़ें, आपको यह भी दिखाना जरूरी है कि चीन कैसे पहले बात करता है, फिर प्रतिघात करता है और फिर से बात करता है। हम आपको लेकर के चलते हैं अपने टच स्क्रीन स्टूडियो और वहीं पर हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, समझाएंगे कि इन बातों का मतलब क्या है। इससे पहले की 2 मीटिंग में क्या हुआ है ये भी आप समझे। नहीं, ये नहीं, आप चाइना का पूरा रिकॉर्ड दिखाएं एक बार। चाइना का रिकॉर्ड जिसमें हमें यह बताना है कि चीन कैसे पहले बात करता है, फिर उसके बाद घात करता है और उसके बाद प्रतिघात करता है। आप देखें अब तारीख दर तारीख। 6 जून 2020 मोल्डो में मीटिंग हुई। 22 जून 2020 तब भी मोल्डो में मीटिंग हुई, यानी चाइनीज सरजमी पर यह मीटिंग हुई है। इसके बाद क्या हुआ, इसे बदलते रहे लगातार। कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई है 6 जून को, और 6 जून के बाद ही गलवान किया गया और गलवान के 7 दिन के बाद शीर्ष कमांडरों के बीच बैठक हुई और यह कहा गया कि जो चाइना की पीएलए है वो अपनी पोजीशन से पीछे जाए। ये भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया। लेकिन सैनिकों के पीछे हटने पर 6 जून को भी सहमति बनी, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। 22 जून की जो बैठक थी करीब 11 घंटे तक चली है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि चाइना अपनी तरफ से लगातार वादे तो करता रहा। 6 जून की बैठक के बाद 15 जून को गलवान में भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 24 जून को यानी 22 जून के 2 दिन के बाद भारत चीन में कूटनीतिक वार्ता की शुरुआत हुई, यानी एक तो मिलिट्री लेवल टॉक और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल से भी आगे बढ़ने को लेकर के बातचीत हुई। लेकिन इस खूनी संघर्ष 6 जून और 22 जून की बैठक में गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए 6 जून की बैठक के ठीक 9 दिन के बाद। लेकिन 22 जून के बाद से लेकर के अभी तक चीन लगातार अड़ा रहा, चीन लगातार डटा रहा और अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा मशरूम करता रहा, यानी अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा डेंस करता रहा चीन। ये सबसे बड़ी बात है। एक बार फिर से हम अपने मेन स्टूडियो चलते हैं और चुशूल का एजेंडा क्या है अब आपके लिए भी समझना बेहद जरूरी है। यहां पर इन्फोग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि असल में चुशूल पर बात क्या क्या होगी। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट का मतलब यह है कि जो फौज है, खासतौर से जो चाइनीज फौज है, ये एलएसी पर पीछे जाए, वापस अप्रैल और मई वाली पोजीशन में आए।
एलएसी पर डीएस्केलेशन किस तरह से, और डीएस्केलेशन का मतलब यह है कि एलएसी पर तनाव कम करना, यानी जो गलवान का रीजन है, जो पैंगोंग का इलाका है, जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, देप्सांग के जो प्लेन्स हैं, इन सभी जगह से डीएस्केलेशन धीरे धीरे करके कैसे हो, इस बारे में बातचीत होगी। कितने घंटे तक बातचीत चलेगी हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। विवादित इलाकों से चीन की सेना को पीछे हटाना, ये भी चुशूल के एजेंडा में शामिल है। एलएसी पर सैनिकों की तादाद किस तरह से कम की जाए, इस पर भी बातचीत होगी। और चुशूल का, जैसे कि मैंने बताया आपको, मिनट मिनट का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे साथ में गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार मेरे साथ में जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। कैप्टन राज द्विवेदी अब से थोड़ी देर के बाद, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ में जुड़ेंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास भी हम चलेंगे। फॉर्मर चीफ स्पोक्स पर्सन है इंडियन एयरफोर्स के, जुड़ चुके हैं हमारे पास। लेफ्टिनेंट जनरल AK बख्शी के पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहला सवाल, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, चुशूल में क्या चीन के सीने में त्रिशूल धंसेगा? चुशूल में क्या चीन मानने वाला है? क्या चुशूल में यह गारंटी मिलेगी कि चीन डीएस्केलेशन को राजी हो रहा है? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर एब्सोल्युटली क्लियर है। चुशूल में जो चाइना जहां बैठा है वो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो सिर्फ दिखावा करेगा। और शायद दिखावा वो एक्सटेंड कर सकता है, दिखावा 1 साल और सवा साल लगा सकता है अगर प्रधानमंत्री लेवल की पे इंटरवेंशन हो, पर वो नहीं मानेगा। वो वहीं का वहीं अड़ा रहेगा, चाहे वो अगले हफ्ते करे, चाहे 3 महीने बाद करे, वो कभी मानेगा नहीं। उसका इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के ऊपर नहीं चाइना वर्क कर रहा। उसका इंटरेस्ट जिस जगह पे वो है, राइट अप टू POK एरिया, जहां पे CPEC कॉरिडोर है, उसका वो सारा एरिया, उसका वो टैक्टिकल बैटल एरिया है जिसको वो कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो चाइना को मानने का सवाल पैदा नहीं होता। अब आपको देखना है कि आप कितने सीरियस हो अपना स्टैंड लेने में, ये हमें देखना है इस समय। चाइना को आप सबने लिख के दे दिया, आपको सब बता देंगे, चाइना मानने वाला नहीं है। चाइना ओनली टाइम बाय कर रहा है, वो 6 महीने लगा देगा, साल लगा देगा, पर नहीं मानेगा। हमारे को अपने फ्रंट्स को, जिसको कहते हैं, और मोबाइल करना है, जिस तरीके से हम अपनी फोर्सेस को लेके आए हैं, और नेवी को वहां पे एक्टिवेट करना, चाइना को देखना चाहिए हम क्या क्या एक्टिवेट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम अपने फॉरवर्ड एरिया में गलवान में टैंक्स ले आए हैं, हमको और भी जिसको कहते हैं ऑफेंसिव पोस्चर दिखाना है और उनके कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करना है। आप ऑक्यूपाई करिए तो कुछ घुसिए, लेट चाइना नेगोशिएट, लेट हिम कॉल यू ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल इंस्टेड ऑफ यू आस्किंग फॉर नेगोशिएशन। ये फर्क पड़ना चाहिए। और डिप्लोमेटिक एंगल में आपको मैंने आपके चैनल पे 2 हफ्ते पहले कहा था, तिब्बत को रिकॉग्नाइज करिए और एम्बेसी खोलिए, और ताइवान की एम्बेसी खोलिए स्ट्रेट अवे। इसमें कोई विलंब मत करिए, चाइना को तब दर्द होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। मेजर जनरल जेकेएस परिहार के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो कोरोना और चीन विवाद पर बात भी कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कल खुद ट्वीट करके इसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। चीन से तनाव पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, यानी देश से चीन को लेकर के पहली बार प्रत्यक्ष तरीके से प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। पीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी है। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, आपको लगता है कि आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पर भी कुछ बड़ा बोलने वाले हैं? मुझे नहीं लगता है। मैं इस बारे में विंग कमांडर बख्शी साहब ने जो बोला है, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं। और आपकी चैनल पे मैं अक्टूबर से लगातार कह रहा हूं कि चाइना जो है वो POK पे कैप्चर करने के पूरे मूड में है। इस बार उनका डिप्लॉयमेंट पक्का है। जो टॉक हो रही है वो सिर्फ वो टाइम गेन कर रहे हैं। बिल्टअप हो गया है, अगला होता है बैटल इनॉकुलेशन, उसमें एंट्री के लिए दोनों जाते दिख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना है कि युद्ध में जाना है कि नहीं जाना है। युद्ध का मतलब देश युद्ध लड़ता है, खाली वो नहीं होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो नॉर्मल उसमें 1:3 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास में 1 लाख है तो सामने वाले पे अगर 30,000 है तभी आप जीत सकते हैं। और माउंटेन में ये 1:12 हो जाता है। आज की डेट में हमारी फोर्सेज दोनों करीब करीब वहां पर बराबर है। तो इसमें जो है आउट ऑफ आपका जीतने के लिए आपको उससे कम से कम 6 गुना और ज्यादा डिप्लॉयमेंट वहां लगेगा।
वो इतने इस हाई एल्टीट्यूड पे पॉसिबल है कि नहीं, ये भी देखने की बात है। एयर सिक्योरिटी हमारे साथ है। प्राइम मिनिस्टर को तीसरी चीज जो देखनी होती है कुछ भी कहने के पहले, वो ये है कि भारत के पास में 45 दिन का फॉरेन रिजर्व है कि नहीं एक्सचेंज का, उनके पास में ऑयल रिफाइनरीज तो सारे है कि नहीं, सप्लाई लाइन इंटैक्ट नहीं हुई है, तो लड़ाई पूरा देश लड़ता है, वो उनको पूरा सोचना होगा। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी तरह से चीन पीछे हटने वाला नहीं है। आप वो मान के चलिए, इन बातों से कुछ नहीं होगा, कोर कमांडर लेवल की तीसरी बात से कुछ नहीं होगा। ये जो भी कुछ होगा, प्राइम मिनिस्टर अगर रिजिड हो जाएं, वो अभी नहीं हुए हैं, अभी वो धीरे से पीछे बोल रहे हैं, चाइना का नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, उनको अब ये छोड़ना पड़ेगा। ईरान ने जैसे कहा, ट्रंप के खिलाफ उन्होंने केस लगा दिया है। अब टाइम आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक डिसीसिव, और वो डिसीजन मुझे नहीं लगता कि आज वो इस तरह से टीवी पे अनाउंस नहीं होता है। टीवी पे अनाउंस तभी होता है जब आप 2 घंटे बाद में फायर करने वाले हैं। मेजर जनरल जेके परिहार का ये कहना है कि प्रधानमंत्री को अब निर्णायक होना चाहिए, पीएम शुड बी डिसाइसिव। क्या वाकई में कोई निर्णायक बात आज शाम 4 बजे, या उसका कोई संकेत मिलने वाला है देश को? ये तो हम आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एके बख्शी भी डिफेंस पर एक्सपर्ट जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार 5 तस्वीरें लेकर के आना चाहूंगा टीवी स्क्रीन पर कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री कब कब देश के सामने आए हैं और किस तारीख में क्या बोला। 19 मार्च जब जनता कर्फ्यू का उन्होंने आह्वान किया। इसके अलावा जब अगली बार प्रधानमंत्री सामने आए तो लॉकडाउन 1.0 का ऐलान किया। 24 मार्च का वो दिन था जब उन्होंने कहा कि रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है। फिर 3 अप्रैल को आए जब डीए का आह्वान किया। 3 अप्रैल के बाद फिर 12 मई को आए, 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया और लॉकडाउन 2 को लेकर के बातचीत की 14 अप्रैल को। यानी अब प्रधानमंत्री छठी बार देश के सामने आने वाले हैं। आज शाम ठीक 4 बजे, यानी 30 जून की शाम ठीक 4 बजे लगभग कहा जा सकता है कि काफी दिन के बाद अब देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। अभी की 4 तस्वीरों के जरिए 4 बड़ी खबर भी समझे आप। चुशूल में होने वाली है अब से ठीक 15 मिनट के बाद कोर कमांडर लेवल की बातचीत भारत और चीन के बीच में। लेकिन इन सभी खबरों के बीच गलवान में T-90 की तैनाती कर दी गई है। कमांडर लेवल की बातचीत होगी अब से ठीक 15 मिनट के बाद। यूएस रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह करेंगे बात, और लगभग 12 घंटे पहले चीन के 59 ऐप भारत ने बैन कर दिए हैं, जिनमें है टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट जैसे कई तमाम ऐप हैं जिन्हें भारत के करोड़ों यूजर इस्तेमाल करते हैं। लाइकी जैसे ऐप हैं, और इसके अलावा चीन के 59 ऐप जिन पर बैन लगाया गया है। इसकी भी तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं। गलवान में T-90 की तैनाती की गई है। 2 चीजें हैं लेफ्टिनेंट जनरल एके बख्शी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 2 चीजें। गलवान एक ऐसे वक्त में जबकि कोर कमांडर लेवल की बातचीत शुरू होने वाली है, उससे पहले गलवान में T-90 की तैनाती का मतलब क्या है? और मेजर जनरल एके परिहार का कहना यह था कि प्रधानमंत्री को अब डिसाइसिव हो जाना चाहिए। वो डिसीजन आपके लिहाज में क्या है? कि T-90 की तैनाती का क्या मतलब है? देखिए, जिस तरह से अभी पहली बात तो कोर कमांडर की लेवल की बात इस हालात में बहुत बड़ा लेवल नहीं, ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हो, और इसमें देश का जो तंत्र है चाइना का हमारा अभी नहीं है। यस, ब्रीफिंग वगैरह जरूर हो रही होगी कोर कमांडर लेवल तक की कि क्या करना है, हमें क्या टेबल पे रखना है, किस तरह एजेंडा बनाना है, किस तरह से इसको आर्ग्यू करना है, एटसेट्रा। तो एक तो ये रहा, और जहाँ तक ये टैंक्स वगैरह की तैनाती है और तैयारी की तैनाती, ये एक जिसको कहते हैं आप कॉमन लैंग्वेज में। लेफ्टिनेंट जनरल एके बख्शी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। चीन के खिलाफ भारत ने बहुत बड़ी तैयारी की है। गलवान में भारत ने की है T-90 टैंक की तैनाती। गलवान में T-90 भीष्म टैंक को तैनात किया गया है। दुनिया में सबसे अचूक टैंक माना जाता है T-90। चीन के खिलाफ भारत ने बहुत बड़ी तैयारी की है। गलवान, जहां पर 15 जून को भारत और चीन के सैनिक भिड़े थे। गलवान, जहां पर चीन ने अपने काले कारनामे दिखाए थे। गलवान, जहां पर 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे और 40 से ज्यादा चीन के सैनिक भी हताहत हुए थे, वहां पर T-90 टैंक को तैनात किया गया है। T-90 भीष्म टैंक की ताकत क्या होती है, ये मेरे जरिए मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। दरअसल मैंने कुछ दिन पहले ही एक मिलिट्री ड्रिल को कवर किया था, जिसमें T-90 भीष्म टैंक की ताकत देखने के बाद मैं खुद भी दंग रह गया था। आप भी देखिए कि कैसे नदी के बीच से भी एक टैंक चल सकता है। आप चौंक गए ना? जी, नदी के बीच से चलने वाला टैंक T-90 भीष्म किस तरीके से चीन को तबाह करेगा सरहद पर, देखें आप।
हिंदुस्तान की फौज को आप देखिए भनक लग चुकी है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की फौज है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दूसरी तरफ दिखाएं, यहाँ आकर के दूसरी तरफ दुश्मन फौज है जिसे नस्त नाबूद करना है। इस ऑपरेशन की शुरुआत कुछ इन बीएमपी टैंक्स के जरिए होती है। ये बीएमपी टैंक्स जो नदी में उतरते हैं, रशियन मेड टैंक्स हैं, बोहेमिया मशीना टैंक्स इन्हें कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नदी में अंदर तक, लगभग आधे से ज्यादा अंदर तक जा करके ये टैंक्स नदी के उस पार तक जा सकते हैं। और आप ये देखिए, ये बीएमपी टैंक्स एक एक करके नीचे उतर रही हैं और ये दूसरी तरफ जा करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि दुश्मन फौज की संख्या कितनी है। सरहद के उस पार आप ये मान करके चलिए ये देखिए, ये बीएमपी टैंक्स है, एक चालुक्या है और सरहद के उस पार, ये आप समझिए कि सरहद के उस पार दुश्मन फौज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आधी इस टैंक की मैं बात कर रहा था कि आधी डूबी हुई टैंक है। और आप ये देखिए कि इस फैले हुए पानी में ये बीएमपी टैंक जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, वहां पर कुछ बॉम्ब्स फोड़े गए हैं, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है। और ये पता लगा लिया गया है कि जहां पर लाल झंडे आप देख पा रहे हैं, धुआं उठता हुआ देख पा रहे हैं, वहां पर दुश्मन फौज है। इस नदी से किस तरह से आप देखिए ऑपरेशन को अब अंजाम दिया जाएगा, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। दो तरह के धुएं आपको नजर आएंगे, एक पीला धुआं है, एक सफेद धुआं है। दरअसल ये जो सफेद धुआं बीएमपी टैंक के जरिए ये छोड़ा जा रहा है, ये धुआं दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए छोड़ा जा रहा है। और जहां पर आप पीला धुआं देख पा रहे हैं, ये बंकर को, दुश्मन के बंकर को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दुश्मन के बंकर को नेस्तनाबूद करने के बाद आप देखिए थोड़ा और आगे से कि बीएमपी टैंक्स अपने बाईं तरफ चल निकले हैं। लेकिन इसके आगे क्या होना है, दुश्मन कंफ्यूज हो चुका है, तितर बितर हो चुका है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हेलीकॉप्टर के जरिए उसकी रेकी की गई है कि कितनी संख्या में दुश्मन है, उसकी मूवमेंट कहां पर है, वो कहां पर मोबिलाइज हुआ है। और ये सब कुछ पता लगा लिया गया है जहां पर लाल झंडा आपको नजर आ रहा है। दरअसल इस मॉक ड्रिल में स्ट्राइक कोर के इन जवानों को ये काम सौंपा गया है कि नदी पार बैठे दुश्मन को सीधे नदी के रास्ते से हमला कर नेस्तनाबूद करना है। इसलिए भारतीय फौज के जांबाजों ने ऐसे बैटल व्हीकल का इस्तेमाल किया जो जमीन के साथ साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं। बीएमपी के जरिए अब इलाके को पूरी तरह हिंदुस्तान की फौज ने घेर भी लिया है, पहचान भी लिया है। लेकिन अब बारी है दुश्मन पर अटैक की। आप देख सकते हैं दुश्मन पर अटैक करने के लिए एक राफ्ट में T-90 टैंक सामने से आ रहा है। ये भी रशियन मेड टैंक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि बिना तोप के कई बार कहते हैं कि युद्ध पूरा नहीं होता है, एक राफ्ट पर इस T-90 टैंक को आगे लेकर के आया जा रहा है। गौर से देखिएगा, एक तरफ लाल झंडा नजर आ रहा है, एक तरफ हरा झंडा नजर आ रहा है। लाल और हरे झंडे का मतलब क्या है? लाल झंडा अप स्ट्रीम की तरफ रखा जाता है, जिस साइड से पानी आता है। हाँ। और हरे वाला डाउन स्ट्रीम की तरफ रखा जाता है। ये हमारे और भी पास आ रहा है T-90 टैंक। आपने तस्वीर भी देखी होगी, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन ऑपरेशन इंडिया न्यूज पर पहली बार एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। देखिए ये T-90 टैंक, इसके बारे में आगे हम आपको और भी बताएंगे। इस टैंक के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो, इसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी किसी भी तरह का असर नहीं डाल पाता। बड़ी बात यह है कि 30 से 35 फौजी इसके अंदर तक जा सकते हैं। आप ऊपर देखिए कि इसे थोड़ा बहुत घास फूस से ढका गया है। T-90 हमारे और भी करीब आ रहा है, ये हमारे करीब आएगा, उसके बाद बाईं तरफ मूवमेंट करेगा। ये आपको अजीब लग रहा होगा, हजारों किलो वजन का टैंक नावों पर तैर रहा है। लेकिन भारतीय फौज का ये वो करतब है जो किसी भी दुश्मन के होश उड़ा देता है। दुश्मन ये सोच ही नहीं सकता कि भारतीय टैंक पानी में तैरते हुए नदी पार कर उनकी बखिया उधेड़ सकते हैं। यही है T-90 टैंक भीष्म, जिसे अभी आप देख रहे थे। और यकीन जानिएगा, इस ड्रिल में जब मैंने T-90 भीष्म देखा, मैं खुद भी बिल्कुल दंग रह गया था कि इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली है T-90। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह है कि LAC के इलाकों में चीन ने अवैध निर्माण किया है। अभी की एकदम सबसे नई खबर है, तिब्बत और अक्साई चीन में अवैध निर्माण जारी है। चीन की तरफ से अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि कैसे सैटेलाइट इमेज के जरिए हम ये खबर निकाल करके आए हैं। चीन की तरफ से अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। हाँ, LAC के इलाके में चीन का अवैध निर्माण चल रहा है। और जो तिब्बत का, यानी तिब्बत की राजधानी जो लासा का इलाका है, और अक्साई चीन में अवैध निर्माण जारी है। अक्साई चीन का मतलब ये हो गया कि पूर्वी लद्दाख से लगा हुआ जितना भी भारत का इलाका है, वहां पर चीन लगातार अवैध निर्माण कर रहा है। एक तरफ तो चीन बातचीत के लिए आगे आता है, ये कहता है कि ठीक है, हम बातचीत के तीसरे दौर में आ रहे हैं। लेकिन ठीक 24 घंटे पहले ये पता चला है कि चीन की तरफ से अस्थायी कैंप बनाए गए हैं।
सैटेलाइट इमेज आप देखें, जो कनेक्टेड एरिया आपको नजर आ रहा है, जहां पर आपको सप्लाईज नजर आ रही है, जो ड्रिल एरिया आपको नजर आ रहा है, ड्रिल एरिया का मतलब यह है कि यहां पर खुदाई की गई है। जो कनेक्टेड एरिया आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अक्साई चीन और तिब्बत में अलग अलग कनेक्टिविटी के लिए दीवारें बनाई गई हैं, सड़क बनाई गई है, और ये चाइनीज कंस्ट्रक्शन है। और ये बिल्कुल ताजा सैटेलाइट इमेज है जिनमें यह पता चला है कि चीन एक तरफ तो बात करता है, दूसरी तरफ प्रतिघात भी कर रहा है। अभी अभी जो दर्शक इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अब से ठीक 10 मिनट के बाद, यानी कि लगभग 10:30 बजे कोर कमांडर लेवल की बातचीत, भारत के चुशूल में तीसरे दौर की बातचीत भारत और चाइना के बीच होने वाली है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बातचीत में किन किन गतिरोध के पॉइंट पर, यानी फ्लैश पॉइंट को लेकर के बात होगी। हम आपको टच स्क्रीन स्टूडियो लेकर के चलते हैं, जहां पर आप ये जान पाएंगे कि भारत और चाइना के बीच कहां कहां पर बात असल में अटकी हुई है। एक एक करके हर एक फ्लैश पॉइंट को आप देखें। ये भारत चीन गतिरोध के फ्लैश पॉइंट हैं। ऊपर का ये क्राउन एरिया है, यानी जहां पर अक्साई चीन का यहां पर इलाका है, और यहां पर ये वाला इलाका एलओसी का आता है। भारत का ये कहना है कि मैकमोहन लाइन ही असल में सीमा रेखा है, लेकिन चीन का ये कहना होता है जो यहां पर एलएसी है उसे ही हम सीमा रेखा मानेंगे। एलएसी से लगे हुए इलाके जो लगातार घूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं, दौलत बेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग एरिया, पेंगोंग झील में भी फिंगर 4 का जो इलाका है, गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर 15 जून की झड़प हुई थी। इसके अलावा गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भी गतिरोध का एक पॉइंट है। डिप्सांग प्लेन का मतलब यह है कि जहां पर तिनवेदियान पोस्ट है और जहां पर एक और ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है चाइना की, वहां पर भी बात होगी। दौलत बेग ओल्डी, स्प्रिंग एरिया, हॉट स्प्रिंग एरिया, यानी जहां पर गर्म पानी का चश्मा है। भारत चीन गतिरोध के ये 5-6 पॉइंट हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि कैसे समझौता भी करता है, बातचीत भी करता है चीन, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रतिघात करने में लगा रहता है। एक बार अगर हम दिखा पाए कि 27 साल में कैसे 5 समझौते और 5 समझौतों का कैसे उल्लंघन किया है चीन ने, ये भी हम आपको इन्फोग्राफिक के जरिए एक वर्चुअल इमेज आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर से हम चलेंगे अपने गेस्ट के पास में। यहां पर दिखाएं कि 27 साल में कैसे 5 समझौते और 5 समझौतों का चीन ने उल्लंघन किया है। 1993 में भारत चीन के बीच में समझौता हुआ। समझौते में यह कहा गया कि हम एलएसी पर डिसएंगेजमेंट रखेंगे, किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होगा। लेकिन चीन इन 5 समझौतों को लगातार तोड़ता गया। चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे वो एचडी देवगौड़ा की सरकार के वक्त रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का वक्त रहा हो, या फिर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट का जो यूपीए का कार्यकाल रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए के कार्यकाल में तो 3-3 समझौते हुए, लेकिन इन तीनों ही समझौतों को चीन ने लगातार एक के बाद एक तोड़ा ही है। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, चीन पर भरोसा नहीं होता। अगर चीन पर भरोसा नहीं होता, जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी भी कह रहे थे, एके बख्शी भी कह रहे थे, तो ऐसे में बात से बात बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं कि ये जो बात है, जैसा जनरल बख्शी, मैं जनरल बख्शी साहब के बारे में आपको एक शब्द कहूंगा। जनरल बख्शी बहुत ही मैच्योर सर्विंग ऑफिसर रहे। उन्होंने ये सारी चीजें पूर्व भी देखी और राष्ट्रपति के भवन में राजनीति के गलियारे भी देखे हैं। उनका एक एक शब्द जो है बहुत मायने रखता है, ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। मेरा पर्सनल व्यू बिल्कुल क्लियर है कि चाइना पे भरोसा कोई कर ही नहीं सकता है। और मैं ये कहूंगा 1962 के बाद ये पहली बार भारत इतने बड़े भयंकर संकट से गुजर रहा है। अगर ये वार ओपन होता है कि गलवान और पेंगांगसो में नहीं रहेगा, ये वहां से लेके कच्छ के रण तक पूरा चलेगा। यही एक इसका है, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री इसमें सोचने में समय ले रहे हैं। मगर इसका नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो प्रधानमंत्री और चीनी प्रेसिडेंट जो है, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन होते हैं, वहां आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांच होती है, वो डिसीजन उन्होंने लिया है कि हमें एग्रेसिव होना है, तो उन्होंने ये वापस करना है। कोर कमांडर जो है उनको ये एजेंडा ही नहीं दिया गया होगा कि वो के बार्गेन टैक्टिक्स जो हैं वो चल रही है और टाइम गेन करने की टैक्टिक्स चल रही है। आप देखिए इधर से भी बिल्टअप हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, तो कहाँ है इसमें? और अगर वो डिसएंगेजमेंट की बात करेंगे तो वो 20 किलोमीटर अंदर आके 2 किलोमीटर बाहर जाते हैं और आपको 1 किलोमीटर पीछे जाने का बोलते हैं, तो हर हालत में 17 किलोमीटर तो उनके पास है ही सही। तो वो ये तैयारी तो उनकी पूरी पक्की है। अब शिपिंग के मन में क्या है, नरेंद्र मोदी जी के मन में क्या है, लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेजर जनरल जेकेएस परिहार जैसा ये कहना है कि 20 किलोमीटर अंदर जाने के बाद 2 किलोमीटर पीछे चले जाना, और भारत का कहना है कि आप भी 1 किलोमीटर पीछे चले जाएं। मिलिट्री लेवल टॉक से किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं। डिप्लोमेटिक
चैनल से अगर बातचीत करते हैं, किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं। सीधे तौर पर भारत चीन के साथ अगर रिश्ते को मुलम्मे को चढ़ा करके बातचीत करते हैं तो भी किसी तरह का सोल्यूशन नहीं। तो क्या सोल्यूशन एकमात्र ही है कि युद्ध कर लें? लेकिन मेरा तो यह मानना है कि एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, कैसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया इकोनॉमिक रेजिलियंस दिखाने की कोशिश कर रही है, तो क्या वाकई में हमें युद्ध कर लेना चाहिए? देखिए, आप युद्ध की बात जो करते हैं वो सोच के बात करिए। अब जब आपके घर में कोई घुस रहा है, आप उसको बाहर धकेल रहे हैं तो और उसको काउंटर कर रहे हैं, वो युद्ध नहीं है, वो आप अपनी जगह क्लियर करा रहे हैं। अगर चाइना 20 किलोमीटर घुस रहा है, जैसे जनरल साहब बोल रहे हैं, आप 15 किलोमीटर दूसरी जगह घुसिए। आप वहां पे आप गलवान में क्यों बैठे हैं? अभी तक आपकी फोर्सेस ने तो दूसरी जगह ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था। आप लिमिटेड ऑक्यूपेशन। एक एक करके हर एक फ्लैश पॉइंट को आप देखें। ये भारत चीन गतिरोध के फ्लैश पॉइंट हैं। ऊपर का ये क्राउन एरिया है, यानी जहां पर अक्साई चीन का यहां पर इलाका है और यहां पर ये वाला इलाका एलओसी का आता है। भारत का ये कहना है कि मैकमोहन लाइन ही असल में सीमा रेखा है, लेकिन चीन का ये कहना होता है जो यहां पर एलएसी है उसे ही हम सीमा रेखा मानेंगे। एलएसी से लगे हुए इलाके जो लगातार घूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं, दौलत बेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग एरिया, पेंगोंग झील में भी फिंगर 4 का जो इलाका है, गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर 15 जून की झड़प हुई थी। इसके अलावा गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भी गतिरोध का एक पॉइंट है। डिप्सांग प्लेन का मतलब यह है कि जहां पर तिनवेदियान पोस्ट है और जहां पर एक और ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है चाइना की, वहां पर भी बात होगी। दौलत बेग ओल्डी, स्प्रिंग एरिया, हॉट स्प्रिंग एरिया, यानी जहां पर गर्म पानी का चश्मा है। भारत चीन गतिरोध के ये 5-6 पॉइंट हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि कैसे समझौता भी करता है, बातचीत भी करता है चीन, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रतिघात करने में लगा रहता है। एक बार अगर हम दिखा पाए कि 27 साल में कैसे 5 समझौते और 5 समझौतों का कैसे उल्लंघन किया है चीन ने, ये भी हम आपको इंफोग्राफिक के जरिए एक वर्चुअल इमेज आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर से हम चलेंगे अपने गेस्ट के पास में। यहां पर दिखाएं कि 27 साल में कैसे 5 समझौते और 5 समझौतों का चीन ने उल्लंघन किया है। 1993 में भारत चीन के बीच में समझौता हुआ। समझौते में यह कहा गया कि हम एलएसी पर डिसएंगेजमेंट रखेंगे, किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होगा। लेकिन चीन इन 5 समझौतों को लगातार तोड़ता गया। चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे वो एचडी देवगौड़ा की सरकार के वक्त रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का वक्त रहा हो, या फिर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट का जो यूपीए का कार्यकाल रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए के कार्यकाल में तो 3-3 समझौते हुए, लेकिन इन तीनों ही समझौतों को चीन ने लगातार एक के बाद एक तोड़ा ही है। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, चीन पर भरोसा नहीं होता। अगर चीन पर भरोसा नहीं होता, जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी भी कह रहे थे, एके बख्शी भी कह रहे थे, तो ऐसे में बात से बात बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनी। मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं कि ये जो बात है, जैसा जनरल बख्शी, मैं जनरल बख्शी साहब के बारे में आपको एक शब्द कहूंगा। जनरल बख्शी बहुत ही मैच्योर सर्विंग ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने ये सारी चीजें पूर्व भी देखी और राष्ट्रपति के भवन में राजनीति के गलियारे भी देखे हैं। उनका एक एक शब्द जो है बहुत मायने रखता है, ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। मेरा पर्सनल व्यू बिल्कुल क्लियर है कि चाइना पे भरोसा कोई कर ही नहीं सकता है। और मैं ये कहूंगा 1962 के बाद ये पहली बार भारत इतने बड़े भयंकर संकट से गुजर रहा है। अगर ये वार ओपन होता है तो गलवान और पेंगांगसो में नहीं रहेगा, ये वहां से लेके कच्छ के रण तक पूरा चलेगा। यही एक इसका है, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री इसमें सोचने में समय ले रहे हैं। मगर इसका नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो प्रधानमंत्री और चीनी प्रेसिडेंट जो है वहां के कम्युनिस्ट पार्टी का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन होते हैं, वहां आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांच होती है, वो डिसीजन उन्होंने लिया है कि हमें एग्रेसिव होना है तो उन्होंने ये वापस करना है। कोर कमांडर जो है उनको ये एजेंडा ही नहीं दिया गया होगा कि वो के बार्गेन टैक्टिक्स जो हैं वो चल रही है और टाइम गेन करने की टैक्टिक्स चल रही है। आप देखिए इधर से भी बिल्टअप हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, तो कहाँ है इसमें? और अगर वो डिसएंगेजमेंट की बात करेंगे तो वो 20 किलोमीटर अंदर आके 2 किलोमीटर बाहर जाते हैं और आपको 1 किलोमीटर पीछे जाने का बोलते हैं, तो हर हालत में 17 किलोमीटर तो उनके पास है ही सही। तो वो ये तैयारी तो उनकी पूरी पक्की है। अब शिपिंग के मन में क्या है, नरेंद्र मोदी जी के मन में क्या है, लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेजर जनरल जेकेएस परिहार जैसा ये कहना है कि 20 किलोमीटर अंदर जाने के बाद 2 किलोमीटर पीछे चले जाना, और भारत का कहना है कि आप भी 1 किलोमीटर पीछे चले जाएं। मिलिट्री लेवल टॉक से किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं। डिप्लोमेटिक
चैनल से अगर बातचीत करते हैं, किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं। सीधे तौर पर भारत चीन के साथ अगर रिश्ते को मुलम्मे को चढ़ा करके बातचीत करते हैं तो भी किसी तरह का सोल्यूशन नहीं। तो क्या सोल्यूशन एकमात्र ही है कि युद्ध कर लें? लेकिन मेरा तो यह मानना है कि एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया इकोनॉमिक रेजिलियंस दिखाने की कोशिश कर रही है, तो क्या वाकई में हमें युद्ध कर लेना चाहिए? देखिए, आप युद्ध की बात जो करते हैं वो सोच के बात करिए। अब जब आपके घर में कोई घुस रहा है, आप उसको बाहर धकेल रहे हैं और उसको काउंटर कर रहे हैं, वो युद्ध नहीं है, वो आप अपनी जगह क्लियर करा रहे हैं। अगर चाइना 20 किलोमीटर घुस रहा है, जैसे जनरल साहब बोल रहे हैं, आप 15 किलोमीटर दूसरी जगह घुसिए। आप वहां पे आप गलवान में क्यों बैठे हैं? अभी तक आपकी फोर्सेस ने तो दूसरी जगह ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था। आप लिमिटेड ऑक्यूपेशन करिए, 100 गज 200 गज करिए, आप करिए तो सही। हम सिर्फ बातों में उलझे रहते हैं कि वो घुस गया है तो हम क्या करें। वो चाइना को कहना चाहिए हिंदुस्तान घुस गया है तो हम क्या करें। जब तक आप अपना मेंटल स्टेट नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा हमारा। हम इसी में ही रह जाएंगे कि चाइना घुस गया है, हम क्या करें। ये उल्टी बात होनी चाहिए कि चाइना को कहना चाहिए हिंदुस्तान घुस गया, हम क्या करें। ये हमारी जो है शुरू से जो नीति रही है, हम प्रिटेंड करते हैं कि हम पीसफुल हैं और ये नेगोशिएट करते हैं। ये डरपोक आदमी की निशानी है। हम बता रहे हैं आपको, फौज नहीं डरती, हमारे डिसीजन मेकर्स डर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है। फौज को कभी प्रॉब्लम नहीं है। जनरल सगत सिंह राठौर ने तभी तो ये भ्रम दूर किया था 1967 में। ये अभी भी हो सकता है। आपको मेजर जनरल जेकेएस परिहार, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का ये कहना है, मेजर जनरल जेकेएस परिहार, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ये कह रहे हैं कि जैसे चाइना ये करता है कि हमारी जमीन कब्जा ले रहा है, तो 200 गज करके हम भी चाइना की जमीन पर आगे की ओर बढ़ जाएं। क्या ये सही तरीका होगा? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सही तरीका है। सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब की जो सबसे बड़ी जो उहापोह चल रही है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से स्टडी कराया पिछले 10 साल में। वो डिसिसिव रहे, हर मामले में उनका क्विक डिसीजन रहा है। हर मामले में उन्होंने चीज होने के पहले रोड उस पर दीवार में देख लिया, मगर इस बार वो कच्चा खा गए। वो शायद वो झूले झूलने और चीन के प्रधानमंत्री से बिजनेस रिलेशंस की वजह से हो गए। और विंग कमांडर बख्शी साहब जो कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। आप बार्गेन क्या करेंगे? आपके पास बार्गेन करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो आपके यहाँ बैठे हुए, आप उनको कह रहे हैं आप निकल जाइए, वो नहीं निकल रहे, 2 महीने हो गए, तो आप वो निकलेंगे क्या? अगर मुझे निकलना होता तो मैं हेलीपैड बनाता, मैं यहाँ पर 50,000 की फौज लेके आता, परमानेंट स्ट्रक्चर करता, तो मैं निकलने के लिए तो आया ही नहीं हूँ। इसमें क्या शक है? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपको मेजर जनरल जेकेएस परिहार और इसके अलावा एके बख्शी जी, आप तीनों को ही रोकना पड़ रहा है। आपसे थोड़ी देर के बाद मेरे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, जो खुद ही लद्दाख के चप्पे चप्पे को छान करके आए हैं, और उन्हीं के जरिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी हम समझेंगे। और चुशूल में इस वक्त संभावित क्या, इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी की बड़ी खबर यह है कि एलएसी विवाद पर आज फिर भारत चीन में बातचीत होने जा रही है। भारत के चुशूल सेक्टर में बातचीत होगी ठीक 10:30 बजे, यानी अब से ठीक 1 या 2 मिनट के बाद बातचीत शुरू हो जाएगी। एलएसी पर विवाद की जगह पर यह बातचीत होनी है। तीसरे दौर की इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 14th कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। चीनी सेना की ओर से तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांड के कमांडर शरीक होंगे। अभी की बड़ी खबर, भारत के चुशूल में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू ही होने जा रही है। कोर कमांडर स्तर की यह बातचीत होगी। डिसएंगेजमेंट और डिस्कलेशन को लेकर के खास फोकस रखा जाएगा। एलएसी विवाद पर थोड़ी ही देर में बातचीत शुरू होने जा रही है। एलएसी विवाद का मतलब यह है, गलवान से लेकर के पैंगोंग तक और दौलत बेग ओल्डी के पूरे रास्ते तक, चाहे वो शोक के साथ निकलता हुआ रास्ता हो, चाहे वो डीएसडीबीओ रोड हो, इन सभी को लेकर के भारत के चुशूल सेक्टर में दोनों देशों के बीच बैठक होने जा रही है। अभी की बड़ी खबर है, लेकिन इन सभी खबरों के बीच ग्लोबल टाइम्स भी प्रोपेगेंडा अपना फैलाने से बाज नहीं आ रहा। अगली बड़ी खबर ग्लोबल टाइम्स के हवाले से आ रही है कि रिसर्चर्स ने नए वायरस का पता लगाया है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, और नए वायरस का नाम G4 है, यह ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। और यह वायरस 2009 में फैले H1N1 फ्लू से निकला हुआ है। यानी चीन की एक और साजिश सामने आ रही है। G4 में महामारी वाले लक्षण हैं, इस तरह की खबर आ रही है। ग्लोबल टाइम्स की ये बड़ी खबर आ रही है। चलिए एक बार फिर से हम पैनल को अपने ओपन कर देते हैं।
विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं, मेजर जनरल JKS परियार हैं और लेफ्टिनेंट AK बख्शी हमारे साथ हैं। एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर आशीष सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपके पास आते हुए आज संभावित क्या है? अभी आधे घंटे से मेरी एक पैनल के साथ में बातचीत हो रही है। डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि बातचीत से कोई बात नहीं बनने वाली, हमें भी चाइना वाली चालबाजी करनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे चीन भारत के साथ करता है, वियतनाम के साथ करता है, जापान के साथ करता है, पूर्वी तुर्किस्तान के साथ करता है। यानी जमीन पर कब्जा हमें भी जमाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्या लद्दाख में आपको इस तरह का कोई फीलर मिला? बिल्कुल, ये एक थोड़ी सी मुझे एक चूक सी लग रही थी, या फिर मैं कहूँगा कि हमें स्ट्रैटेजी इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत लगी जब मैं लेह में लगभग 10 दिन था वहाँ पर, और आर्मी हेडक्वार्टर पे भी यहाँ पर आके मैंने कई सीनियर ऑफिसर से बात की। एक नया डिमेंशन खुल रहा है, एक अप्रोच चेंज हो रही है। वो ये है कि वो बार्गेन करने के लिए हमारे पास कुछ खास है नहीं। देखिए, वो आपके अलग अलग लोकेशंस पर आकर फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसे कहते हैं वो ले चुके हैं। अगर अब हम इनसे 12-12 घंटे, जो कि लास्ट कोर कमांडर की मीटिंग लगभग 12 घंटे चली थी, सुबह 11:30 से रात के 11:30 बजे तक, 12-12 घंटे अगर हम बात करेंगे और हमारे पास कुछ खास बार्गेन के लिए होगा नहीं, तो वो पीछे जाएंगे नहीं। जैसे कि जनरल परिहार बता रहे थे, 2-3 स्पेसिफिक ट्रेट हैं इस बार। कई बार इससे ट्रांसग्रेशन हुए हैं, कई बार इस तरह की गतिविधियां चीन की तरफ से देखने मिली है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो इसलिए क्योंकि 1 या 2 लोकेशन नहीं है, 5 लोकेशन है। इसके अलावा 1 या 2 किलोमीटर नहीं है, कई ज्यादा हैं जो डिस्प्यूटेड एरिया में है। तीसरा अगर हम देखें तो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और जो उनकी मैन और मशीन डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। शुरुआती तौर पर मुझे ये सुनने में आ रहा था कि विंटर्स में होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और तब एक समय हम देखेंगे जो कि लगभग अब से 3 से 4 महीने बाद है, तब शायद डिसएंगेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और उनके मैन और मशीन डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और वो ऑब्वियसली टेम्पररी नहीं है। इसलिए ये अज्यूम करना कि वो विंटर्स में वापस चले जाएंगे, ये गलत होगा। दूसरा, हम अब एक नया चीज़ देख रहे हैं, वो है पहली बार ये जो 3 मीटिंग्स हुई हैं, पहली बार कोर कमांडर लेवल मीटिंग इंडिया साइड में हो रही है। चुशूल और मोल्दो एक हॉटलाइन एरिया भी है दोनों कंट्रीज के बीच में, एक DW और एक TWD है, और दूसरा चुशूल और मोल्दो है। मोल्दो अब तक जो इससे पहले 2 मीटिंग्स हुई है वो चीनी तरफ है, और जो चुशूल है वो भारत की तरफ है। इसलिए पहली बार एक नया डिमेंशन हम देख रहे हैं कि अब वो हमारे घर में आके बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम नए लोकेशंस, जो अनऑक्यूपाइड लोकेशंस हैं, हम नहीं ऑक्यूपाई करेंगे, आपके पास टेबल पर कुछ खास बार्गेन करने के लिए होगा नहीं। मैं आपके साथ एक बार वॉर रूम में चलना चाहता हूं। आशीष, मैं एक बार चाहूंगा कि टच स्क्रीन स्टूडियो में मैं आपके साथ में चलूं, क्योंकि आप जो है ग्राउंड जीरो की कई रिपोर्ट हमें एक साथ बता सकेंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ में आए, क्योंकि हम ये दिखा सकें कि किस तिनवेंदियन पोस्ट से लेकर के दिप्सांग के पूरे इलाके की भी हम बात कर रहे हैं कि गलवान और पैंगोंग करने के बाद असल में चाइना किस तरह की चालबाजी और दिखा रहा है। क्योंकि हमने एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करने की कोशिश की है। ये दिप्सांग का है, तियानवेंदियन पोस्ट है। इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहां जहां पर हमें ये रेड एरो नजर आ रहा है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को अगर जूम इन करके हम दिखाते हैं तो ये क्या है, दिप्सांग के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एक स्पेसिफिक लोकेशन जो हमने देखी है डिप्सांग में, ये एक नया फ्रंट है। जो 5 फ्रंट हमने देखे खुले हैं, उनमें से एक ये डिप्सांग फ्रंट है। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा था। आपको स्ट्रक्चर्स को देख के समझ में आएगा कि ये काफी नए लोकेशंस हैं। ये PLA का झंडा है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ, PLA का झंडा है, और काफी कुछ मिलता जुलता है कम्युनिस्ट पार्टी के, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उनसे भी। और ये स्ट्रक्चर्स को जब मैंने स्पेसिफिकली बात की थी आर्मी हेडक्वार्टर में और 14 कोर में भी, उन्होंने कहा कि ये सारे स्ट्रक्चर्स नए हैं। ये आपको देख के भी समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर्स काफी नए बनाए गए हैं, ये कोई पुराने स्ट्रक्चर्स या फिर बंकर्स टाइप स्ट्रक्चर्स नहीं है। और ये धीरे धीरे, अगर हम पिछले 6 महीने के सैटेलाइट इमेजेस को चेक करते हैं, तो ये धीरे धीरे रिबिल्ड हम एक बार चेंज करते हैं। इस वॉर रूम में हम इसीलिए आए हुए हैं ताकि आप हमें स्ट्रैटेजिक लिहाज से बताएं। ये तियानवेंदियन पोस्ट के सैटेलाइट इमेज की एक 3D इमेज हमने लेकर के रखी है, जहां पर हम ये दिखा रहे हैं न्यू डिप्लॉयमेंट यानी नई तैनाती क्या है, और जहां पर हम ये भी दिखा रहे हैं कि चाइनीज पोस्ट पहले कहां पर थी, रडार की पोजीशन क्या है। ये मुझे थोड़ा सा और समझाइए आसान भाषा में। अगर दिप्सांग में तियानवेंदियन पोस्ट पर रडार लगा हुआ है, तो रडार के जरिए आइडेंटिफाई किसे करने की कोशिश करते हैं, ओवरहेड रह करके अपने रडार के जरिए भारत के किस किस इलाके को अपनी जद में लेने की कोशिश करते हैं। और क्या ये माना जाए दिप्सांग के जरिए दौलत
बे गोल्डी पर भी नजर रखने की कोशिश की जाती है? ये एग्जैक्टली डीबीओ के सामने वाला सेक्टर है अच्छा। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेडार की पोजीशनिंग यहीं पे की गई है और बाकी 4 लोकेशन पर इसलिए नहीं की गई है चाइनीज द्वारा, बिकॉज ये रेडार जो है एयर एक्टिविटी, जो कि हमारा दौलत बेग ओल्डी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री एयरफील्ड है, वहां पर नजर रखने के लिए की गई। और केवल नॉर्मल रेडार्स नहीं है, जो कुछ मुझे एयरफोर्स से पता चल पाया है उसमें जैमर्स है और इसके अलावा यस, और एयर डिफेंस के लिए भी ये रेडार्स इंटीग्रेटेड है चाइनीज बहुत साइड के इंटरेस्टिंग लिए। है, समझिएगा आशीष, इस स्ट्रैटेजिक अफेयर के लिहाज से पूरे हिंदुस्तान में आपको जानकारी देने वाले बेस्टेस्ट पर्सनालिटी आपके लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर और भी अंदर तक गए हैं और यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की बात होगी। अगर मैं यहाँ पर हार्ड स्टैंडिंग दिखा रहा हूं तो आशीष ये बताएंगे इसका मतलब क्या है। अगर मैं ये पंप हाउस दिखा रहा हूं और पानी की पाइपलाइन, आशीष अगर ये पानी की जो पाइपलाइन ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, क्या ये माना जाए कि दिप्सांग में ही जो चाइनीज फौजी हैं यानी जो पीएलए आर्मी है उन्हें पानी की सप्लाई और रसद वगैरह की सप्लाई करने के लिए ये पाइपलाइन है और हार्ड स्टैंडिंग अगर बनाई गई है तो यहां पर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में किसी भी तरह का एक हेलीपैड बना लिया जाए या पार्किंग एरिया बना लिया जाए? बिल्कुल, और ये 2 साइंस होते हैं और इसी साइंस की मैं बात कर रहा था कि इस बार नंबर मैन और मशीन दोनों का डिप्लॉयमेंट ज्यादा है और हर बार की तरह ट्रांसग्रेशन नहीं है। देखिए, ये हार्ड स्टैंडिंग का साफ मतलब होता है कि आप ना केवल यहाँ पर एक हेलीपैड टाइप फैसिलिटी बना सकते हैं इजीली क्विकली, मतलब मानिए कि 5 से 6 घंटे में भी एक हेलीपैड में से कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट्स वन। सेकेंड इस तरह के बेस बनाने का मतलब है, वो भी हार्ड सरफेस वाला, आप कभी भी कोई भी इमारत तुरंत खड़ा कर सकते हैं। बेसिकली जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बेस और प्लिंथ लेवल जिसे कहते हैं, पिलर्स के लिए, बाकी चीजों के लिए। आपने वो काम कर लिया तो ऊपर इमारत खड़ा करने में आपको 2 से 3, वो भी चाइनीज मटेरियल हो और चाइनीज इंजीनियर्स हो। जीरो की रिपोर्ट मेरे एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर आशीष आप तक पहुंचा रहे हैं और हाँ, ये भी हम बताना चाहेंगे, हम कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। एक पत्रकार की हैसियत से हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सिर्फ और सिर्फ वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं। अब देखिए, चाइनीज रडार की जद में सियाचिन ग्लेशियर तक का इलाका कैसे है और दिप्सांग में चीन की रडार कवरेज कितनी ज्यादा है, ये ग्राफ के जरिए भी आपको समझ में आ रहा है। ग्राफ के जरिए भी हम बताएंगे कि ये टेक्निकली क्या दिखाने की कोशिश है। और डीबीओ का मतलब ये है कि दौलत बेग ओल्डी का सेक्टर, जैसा कि आशीष ये बता रहे थे, दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी 1962 से लेकर के अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1962 से अभी तक आग की किरकिरी चीन की डीबीओ तो बना ही बना रहता है। और डीबीओ के पहले किस तरह से बॉटलनेक कर दिया जाए दिप्सांग में, यही कोशिश शायद चाइना की रहती है। बिल्कुल, और स्पेसिफिकली ऑपरेशन मेघदूत जब 1984 में लॉन्च हुआ था सियाचिन को लेकर, उसके बाद से लगातार चीनी कोशिश करते रहे हैं कि सियाचिन को पूरी तरह से ये रडार में रेंज में ले ले। और ये जो ग्राफ हम दिखा रहे हैं ये बेसिकली डिस्टेंस के साथ में किस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर रीच है उसको दिखाती है। और ये फ्लक्चुएट थोड़ा सा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियां बीच में हैं। लेकिन पूरी तरह से वहां पर जो रडार लगा हुआ है डीबीओ के सामने दिप्सांग में, वो सियाचिन तक को रेंज को इजीली कवर कर ले रहा है उनका रडार। हालांकि सियाचिन एक स्पेसिफिक लोकेशन में से भी एक है जहां पर हमें अगर 2 फ्रंट वॉर अगर होता है तो यहाँ पर भी हमें फेस करने मिल सकता है, क्योंकि ये एक जो फील्ड है जहां पर पाकिस्तान भी है और चीन भी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इन सभी एरियाज को भी लेकर के चुशूल में बातचीत होगी, बदलते रहे, इस मैप को बदलते रहे लगातार, क्योंकि हमारे वॉर रूम रिसर्च टीम ने ये कुछ तैयारी की हुई है। हाँ, मैं तिनवंदियान के बाद अब आपसे इस पोस्ट के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पोस्ट नंबर 5390 चाइना की स्ट्रैटेजी के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखती है। और ये सैटेलाइट इमेज यहाँ पर ये नजर आ रही है कि यहाँ पर लाल रंग का कुछ पेंट है, लाल रंग का कोई पैच है, ये लाल रंग का पैच क्या है और पोस्ट 5390 का सामरिक महत्व यानी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये 5390 बहुत स्पेसिफिकली पूरे डीबीओ सेक्टर के लिए है, केवल एक एयरफील्ड के लिए, एयर स्ट्रिप के लिए नहीं है। अच्छा। ये एक चुनिंदा लोकेशंस में से एक है जहां पर चाइनीज को थोड़ा सा एडवांटेज है, हाइट एडवांटेज जिसे कहते हैं। अमूमन बाकी आप 5 लोकेशंस पर देखेंगे जहां पर फ्रंट खुले हुए हैं, बाय एंड लार्ज इंडियन फोर्सेस को हाइट का एडवांटेज है जो अभी फिलहाल पोजीशन है उस पर। अच्छा। बावजूद इसके कि वो आगे आए हैं, लेकिन वो वैली के अंदर है, वो रिवर बैंक के पास में है। एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू हम हैं और इसीलिए T-90 टैंक्स को डिप्लॉय किया गया है पिछले 48 घंटों में गैल्वन तक, ताकि अगर हमें फायर करना हो तो हम बेहतर तरीके से निशाना ले सकें। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर की कई कवरेज में और एलओसी की कई कवरेज में मैंने देखा है कि बड़ी ऊंची ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है और इसी तरह की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट यहां पर भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये 5390 पोस्ट जिसके बारे में अभी आशीष बता रहे थे, इसकी कुछ और इमेजेस हैं, ये 3D इमेजेस हैं, ये सैटेलाइट इमेज है और इसी को जूम इन करके यहां पर दिखाया गया है। यहां पर चाइनीज फौजी आपको
नजर आ रहे हैं, पहाड़ी इलाके, जैसा कि अभी दुर्गम क्षेत्र आशीष बता रहे थे। आशीष ये बताइए कि अगर कोई पोस्ट होती है और उसकी जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है, इसकी हाइट क्या होती है और इसकी जद में कैसे सामने का बॉर्डर आता है, और एक हाइट पर जाकर के आप कैसे दूसरे देश पर नजर रख पाते हैं? दो तीन इसके मायने होते हैं। पहला तो वेपन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपने ऊंचाई पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले लिया है और आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, इसी के बारे में आशीष बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आपके पास एक जो रेंज ऑफ व्यू है वो कई किलोमीटर का बढ़ जाता है। साथ ही अगर आपने एक आपने अगर टैंक या फिर एक स्नाइपर, मैं बहुत वाइड रेंज वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, वह एक स्नाइपर हो या फिर एक टैंक हो, आपने वो लगा दिया तो कई गुना तक आपकी रेंज, क्लैरिटी और डोमिनेंस, एरिया डोमिनेंस जिसे कहते हैं, अच्छा। वो बढ़ जाता है। और यही चीज हमें 5390 में देखने मिली है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी की 5390 के पीछे उनकी काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। मतलब एक इशारे भर की देर है और सैकड़ों हजारों चीनी सैनिक सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे स्ट्रैटेजिक एडवांटेज चीनी साइड को इसलिए मिलता है कि आपने केवल एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में या फिर क्लेम पॉइंट ऑफ व्यू आप क्लेम कर सकते हैं कि भारत को कि बॉस हमारे तो सैकड़ों हजारों पीछे हैं, लेकिन हमें पता है कि आपके एक इशारे पे जल्दी चलते हैं मेन स्टूडियो, बहुत जल्दी से भाग करके चलते हैं, बहुत जल्दी भाग करके चलेंगे। अभी की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बैठे हैं आप आशीष। बड़ी खबर ये आ रही है कि LAC साउथ चाइना सी के बाद चीन की नई हिमाकत सामने आई है। चीन ने भूटान की जमीन पर भी दावा ठोका है। भूटान के सक्तिंग वन्यजीव अभ्यारण्य की जमीन को अपना बता दिया है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की बैठक में यह दावा किया गया है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, चाइना को चैन नहीं आने वाला। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, जापान, हर जगह ही कब्जा जमा लेना चाहता है। देखिए, चाइना की जो पॉलिसी है वो 70 साल 80 साल की पॉलिसी होती है और इवन मोर। उन्होंने ये सारा डिसाइड किया हुआ है कि एरिया उनका है। मैं 1975 में मैंने पेपर पढ़ा था, चाइना ने क्लेम किया था अपने मैप में सहारनपुर तक का एरिया। ये आपके जो चाइना है का क्लेम होता है वो उनके माइंड से कभी नहीं जाता और वो बिल्कुल वो उसके ऊपर अडिग रहते हैं। ये फायदा है चाइनीज टाइप ऑफ गवर्नेंस में और बाकी गवर्नेंस में। चाइना जो है एकाग्र होके अपना ऑब्जेक्टिव को सामने रखता है। अभी भूटान को उसने प्रेशराइज किया है, भूटान उसकी झोली में नहीं गिरा है और उसने बाध्य किया भूटान को, जैसे नेपाल को बाध्य कर रहा है। वो हर एक कंट्री को बाध्य करता है। पाकिस्तान को उसने अब तो बाध्य कर दिया है। उसका तो उसकी पाकिस्तान की सिचुएशन तो बड़ी दर्दनाक हो गई है। श्रीलंका को डेट में डाला, पाकिस्तान को डेट में डाला। हर जगह ऐसी बात है। ओनली सोल्यूशन चाइना का ये है कि चाइना के खिलाफ मिलिट्री स्टैंड, सारी कंट्रीज मिलिट्री स्टैंड जब तक नहीं लेंगी चाइना को आप ओके सर, ठीक है, इकोनॉमिक स्टैंड। चूंकि चुशूल में तीसरे दौर की बातचीत की शुरुआत हो गई है। AK बख्शी जी, जब पहले दौर की बातचीत हुई 6 जून को, 15 जून को गलवान हुआ, 22 जून को दूसरी बातचीत हुई 11 घंटे, 24 को डिप्लोमेटिक लेवल टॉक की भी शुरुआत हो गई। आपको लगता है कि चुशूल में बात से आगे की बात बनने जा रही है? आगे की कितने आगे की बात? आप देखिए, जब ये बातें होती हैं तो एक स्तर के ऊपर होती हैं, एक एजेंडा पे होती हैं। वो एजेंडा लिमिटेड होता है, उसको फिर व्यापक किया जाता है, फिर ये आगे बात होती है। और इस तरह से अगर जो ये बात हो रही है कोर कमांडर की, तो इसमें विकल्प ढूंढा जा रहा है कि अभी क्या, आगे क्या। और ये आप लेके चलिए कि कुछ ना कुछ इससे निकलता है या नहीं निकलता है। कम फिर से हमको, और उसके साथ साथ हमारे को जो बाकी विकल्प हैं हम उनके ऊपर एक्शन लेते रहते हैं। जिस तरह से हम लोग की भी डिप्लॉयमेंट अभी बढ़ गई है, जिस तरह से हम लोग ने भी एयरक्राफ्ट की पोजिशनिंग करी है, थोड़ा सा मसल फ्लेक्सिंग की है, उन्होंने स्कर्दू के ऊपर वहां पे ट्राई किया है। पहले ये बताइए, हम लोग एक्सपर्ट्स हैं आपके, आप बताइए कि हम कितना खुद आगे हैं LAC के पास और कितना चाइना डिप्लॉयमेंट से। इसके बारे में चाइना अभी आया है। मेरे कुलीग, एक मिनट, हाँ, अपनी बात पूरी करें आप, अपनी बात। चाइना अभी डिप्लॉयमेंट पे आया है, हम पहले ही वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस तरह से जो है ये मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। दृढ़ संकल्प किसका है वहां पे रुकने का और किसको उखाड़ने का संकल्प है, ये अभी बातचीत सही होगा। और उसके बाद साथ साथ जो आपकी डिप्लॉयमेंट हो रही है, एस्केलेशन हो रहा है, इसको जरूरी नहीं है कि ये लड़ाई में ही बदले।
लड़ाई और इस टाइप की बातों के बीच में मेरे ख्याल बहुत से बड़े छोटा सा विकल्प ब्रेक मुझे ले लेना चाहिए। कमर्शियल ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद जब लौट करके आएंगे तो आशीष से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आशीष कई सेंसिटिव पोजीशन से एलएसी की होकर के लौटे हैं। उनसे हम ये समझेंगे क्या वाकई में उनकी नजर में ये लगता है कि युद्ध जैसे हालात हैं, या दिल्ली में जो हमें नजर आता है वो कुछ और है, और पूर्वी लद्दाख में या फिर अक्साई चीन के इलाके में या एलएसी पर कुछ और ही नजर आता है। एक ब्रेक के बाद आशीष से जवाब। चुशूल में चीन पर त्रिशूल, और इसका मतलब यह है कि चुशूल में भारत और चीन के बीच तीसरे दौर की बातचीत अब से थोड़ी देर के बाद में शुरू होने वाली है। हालांकि पहले खबर यह थी कि सुबह 10:30 बजे ये बातचीत शुरू होगी, लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है कि 11 बजे यानी अब से ठीक 10 मिनट के बाद यह बातचीत शुरू होने जा रही है। पैनल को मैं एक बार फिर से ओपन कर देता हूं आशीष के पास आते हुए। आशीष जी, मैं इस सवाल के साथ ब्रेक से पहले छोड़ करके गया था दर्शकों को कि आशीष बेहतर बता सकेंगे, यहां पर दिल्ली में बैठे हुए तमाम एक्सपर्ट, न जाने कितने एंकर्स, न जाने कितने पैनलिस्ट यही कह दे रहे हैं कि भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है। एलएसी पर जाकर के क्या वाकई में इस तरह का फील आपको आया? बिल्कुल, मैं एक्चुअली क्योंकि वहाँ पर परमिशन एग्जैक्टली इनर लाइन परमिट तो नहीं थी ऐसी सिचुएशन में, पर काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग गया। और न केवल आर्मी हेडक्वार्टर बल्कि 14 कोर हेडक्वार्टर, एयरफोर्स, आर्मी एविएशन, सारे कोऑर्डिनेशन जिस तरह से देखें तो दैट इज़ इनफ कि हम कनेक्टिंग डॉट्स कर सकें। युद्ध के आसार बिल्कुल हैं, ये मैं इससे शाये वे नहीं करूँगा, किसी को युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन इस बात में हिचक भी नहीं होनी चाहिए कि तैयारी हमारे युद्ध स्तर की है, और ये बहुत ही क्लियरली एविडेंट था। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कुछ पता करने की या फिर बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये ऑटोमेटिकली ही एविडेंट था, जिस तरह से डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह से एयर सॉर्टीज हो रही हैं, और वो ऑब्वियसली वेरीफाइड कॉन्फर्मेशन भी मैंने एयर हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर से लिए। तो आज जो हमें खबर मिली है कि T-90 टैंक गैल्वन शोक के माउथ पर जो लगाया गया है। हालांकि ऑब्वियसली T-90 टैंक गैल्वन वैली में मैनूवर नहीं कर पाएगा, लेकिन गैल्वन शोक के जब उसके मुहाने पर उसे रखा गया है, इसका मतलब है कि इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो फायर सपोर्ट होता है वो पूरी तरह से मिलेगा। और इसका स्ट्रैटेजिक मुझे एडवांटेज ये लग रहा है कि तीसरी कोर कमांडर मीटिंग के ठीक पहले इस तरह का डिप्लॉयमेंट एक आपको मसल फ्लेक्सिंग के लिए, बार्गेनिंग के लिए कि हमारी भी पूरी तैयारी है, अगर आपने 2 कदम पीछे नहीं लिए तो हम और 2 कदम आगे आ रहे हैं। और यही चीज लगातार हम पिछले 2 से 3 हफ्तों से देखते आ रहे हैं। और हर एक डोमेन में, केवल में टैंक्स की बात नहीं है, केवल मैन और मशीन डिप्लॉयमेंट बात नहीं है, एयर डोमेन में भी हमने इतनी ज्यादा इंटेंस सॉर्टीज की है, इतने ज्यादा डिप्लॉयमेंट किए हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है कि या तो आप 2 कदम पीछे हटाइए, वरना हम 2 कदम आगे आ रहे हैं। और यही कोर कमांडर लेवल मीटिंग पर होता है, यही बात होती है कि आप पीछे हटिए और म्यूचुअल कंसेंसस के हिसाब से कि ये लोकेशन है, आप यहां से ये हटाइए, तब हम T-90 हटाएंगे।